जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण पेज श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर आए हैं। जिन्होंने पुराने पार्ट नहीं देखे हो और जाकर देख लीजिए। आज हम महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में कल 1 जून है। कल 1 जून से आपकी रेगुलरी क्लास शुरू होने वाली, जिसका शेड्यूल में कल सीडीपी और मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में ये सेशन चलेंगे, 2 लेक्चर आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही सीडीपी ख़त्म होता है तो हम हिंदी और ईवीएस को लेंगे। सो आपका 3 महीने में जो हमारे पास जो 90 दिन है, हम उस 90 दिन में सब कुछ कवर कर लेंगे। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हम समाप्त करके सितंबर में हम इसका पूरा रिवीजन, अगस्त और सितंबर के सीजन में हम इसको रिवीजन कर लेंगे। सो बने रहिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। जब मैंने आपको विकार पढ़ाया था, डिसेबिलिटीज पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने सारे विकार जो महत्वपूर्ण थे वो सारे मैंने करवा चुका हूँ। और जिन्होंने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हो जाकर देख लेना। तो डिसलेक्सिया मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको वहां बताया था कि डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से संबंधित है। इसी प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हमेशा किनके साथ होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि इसमें पहली बात तो ये कि इसमें समानता नजर आती है और बच्चा जो कि विशेष है वो दूसरे सामान्य बच्चों की तरह को समझकर या उनका अनुकरण करके अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। और अनुकरण करके ही वो अपना विकास दूसरे बच्चों की तरह सामान्य रूप से करता रहता है। तो इसी प्रकार से दूसरे सामान्य बच्चों के साथ रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत दिया जाता है? जैसा कि हम श्रव्य, दृश्य, इस प्रकार से हम जो कि हमारे साधन होते हैं, श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य और श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? श्याम पट। यहाँ से क्वेश्चन बैठता है और एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आना ही है, जिसको हम जब सीडीपी जैसे हम कल शुरू करने वाले हैं तो हम सीडीपी में आपको ये सारी डिटेल अच्छे से समझाएंगे। श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, दृश्य साधन। क्योंकि श्याम पट में किसी प्रकार का हम हेडफोन लगा करके हम नहीं सुन सकते, दृश्य रूप से हम देखते हैं, वो समझते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टीचर के द्वारा हमें लिख कर समझाया जाता है। तो टीचर इसके अंदर मध्यम साधन या बीच का साधन है, लेकिन हम यहाँ पर केवल दृश्य की बात कर रहे हैं। तो श्याम पट पर जो लिखा हुआ होता है हम उसे केवल देख सकते हैं, क्योंकि श्याम पट कभी बोलता नहीं है, हम भी जानते हैं। तो श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? दृश्य साधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता में श्याम पट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना भी है। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। ठीक इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नंद ने, स्पेनर्स ने, फ्रोबेल ने, या मॉन्टेसरी ने? जब मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षण की विधियां, जब मैंने पढ़ाई थी, जो कि हमने एकदम मतलब बेसिक तौर पे और कुछ ही बताई थी, लेकिन जब बुद्धि की बात की थी तो हमने जब फ्रोबेल का हमने नाम लिया था। तो फ्रोबेल का हमेशा याद रखिए किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन क्या होता है ये आप भी जानते हैं। जो बच्चे जो होते हैं प्ले स्कूल में जो होते हैं ना बच्चे, उनको ही किंडरगार्टन कहते हैं। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। ये मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव में ही बता दिया है। सो बने रहिए, देखते रहिए, आगे भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते, तो आप क्या करोगे?
इस प्रकार क्वेश्चन कुछ लॉजिकली होते हैं। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो बताइए आप क्या करेंगे? अगर आपसे किसी बच्चे का अभिभावक मिलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब कठिनाइयों का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिका में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा हमें स्वतंत्र अध्ययन में हिचकिचाहट करेगा या उसको कठिनाई का अनुभव होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आप एक शिक्षक है और आपके पास एक छात्र है जो कि बुद्धिमान है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पे यह पूछा गया है। तो उस कंडीशन में हम वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, अभी जिस प्रकार से कंडीशन में उससे ज्यादा वह प्रगति कर सके, उस प्रकार से हम उसको अनुप्रेरित या मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि वह अपने लेवल को और इंक्रीज कर सके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते। वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु या एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहलाता है। जब भी तार्किक रूप से सोचने की बात आए तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। जब मैंने आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताया था, वैज्ञानिक के सिद्धांत बताए थे, और साथ ही साथ में कई बार क्वेश्चनों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बच्चों की जो 4 स्तर पर जो 4 लेवल बताए थे वो कितने बताए थे। तो ये पियाजे जी ने बताए थे, और कौन कौन से बताया था ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक था संवेदीगामक था, एक इंद्रिय था, एक थी मूर्त अवस्था, एक थी अमूर्त अवस्था। इस प्रकार 4 की गई है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निर्देशात्मक, आग्रह सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन। तो जो अल्पवयस्क बच्चे हैं, जो अभी वयस्क नहीं हुए या कम वयस्क है, के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका हमेशा आग्रह सक्रिय होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में। संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो विद्यालय और कक्षा, खेल का मैदान, ऑडिटोरियम या गृह। तो बताइए, गृह मतलब घर, आपको पता ही है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय और कक्षा में। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। एक मिनट, हाँ, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यह तो कोई विशेष का नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता वाला भी नहीं है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। शिक्षक के लिए उचित क्या है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। विद्यार्थी की रुचि कब बढ़ेगी? जब हम बीच बीच में पाठ पढ़ाते समय उनसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। क्वेश्चन पूछने से एक तो यह होगा कि उसे याद रहेगा, और दूसरा रहेगा कि उसका जो मन है वह कक्षा में लगा रहेगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना उत्तेजित है, उचित है। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, प्रश्न क्रमांक 15 है, परिवार साधन है, अनौपचारिक, औपचारिक,
गैर औपचारिक या दूरस्थ। तो परीक्षा साधन है कैसा है? तो जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी, जीन पियाजे और साथ ही साथ में जो पुराने क्वेश्चन सीरीज बताई करवाई थी उसने बता चुके हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है एक परिवार। उसमें किसी प्रकार के नियम रूल से कोई फॉलो नहीं होते, वहां पर जो भी शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक रूप से दी जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोध कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें किस कहानी अच्छी कहानी सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव करके, क्योंकि हम जैसे बच्चों को ढालेंगे बच्चा वैसे ही ढलता है, अनुकरण करता है बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर हम उनसे आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो सामाजिक मूल्यों को उनमें ऑटोमेटिक विकास होगा, विकसित होंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सॉरी, इसमें आएगा कक्षा में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। थोड़ा आगे पीछे दिमाग घूम गया था। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होगा? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपरोक्त सभी? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कब होता है? कब होता है? तो इसके लिए होगा उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मिनट। हाँ, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, आदिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता देगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि उसको प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षर में लिखना या छोटे अक्षर में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर यहाँ पर बताइए कमेंट में। और साथ ही साथ में कल से रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, सो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।